हेलो एवरीवन। तो ये हमारी एडवांस वेल्डिंग चल रही थी। इसमें यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग पावर सोर्सेज के बारे में। तो आगे चलते हैं। ये यूनिट 1 है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग पावर सोर्सेज के बारे में। तो ये है फिजिक्स ऑफ द वेल्डिंग आर्ट। इससे पहले कि हम फिजिक्स समझें, हमें सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे इस एनिमेशन में कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसके पीछे की थोड़ी फिजिक्स समझ लो, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और हमेशा निगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को। इसीलिए ये निगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये इस टाइप से। और जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो अगर हमारे इस साइड में हो रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो होगी वो होगी प्लस से माइनस की ओर। तो अब हम लोग बेसिकली समझते हैं जो हमारा बेसिक आर वेल्डिंग सर्किट को। तो इसमें क्या होता है, एक एसी या डीसी पावर सोर्स होता है यहाँ पे। इसका या तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल वर्कपीस से जोड़ देंगे, या फिर इसका रिवर्स, इसमें पॉजिटिव कर देंगे, इससे नेगेटिव कर देंगे। अब आगे चलते हैं हम इसकी फिजिक्स समझने के लिए। आर्क वेल्डिंग प्रिंसिपल। अब देखो इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, इसका हमने एक जूम इन मैप लिया है। ये जो यहाँ प्रोसेस हो रहा है इसका हमने एक जूम इन फिगर बनाया है। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोड है और ये वर्कपीस है। इसके और इसके बीच में हम थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। अब इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया है और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव की ओर आना चाहेंगे क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं। तो ये यहाँ से नेगेटिव से यानी इलेक्ट्रोड से ये नीचे की ओर आएंगे वर्कपीस पे। ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्योंकि इसको उल्टा होता है, तो ये ब्लू कलर से जो दिखाई गई है ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, ये ऊपर को होगा यानी प्लस से नेगेटिव की ओर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब एक चीज़ समझो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv²। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही हल्के, तो उनके पास वजन तो बहुत कम हुआ, ये तो बहुत लेस हुआ, लेकिन जब उनका वजन कम है तो उनकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब इस फार्मूले में मास का तो कम फैक्टर है लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, यानी जब वेलोसिटी इनकी बढ़ जाएगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी। तो इसीलिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं उस साइड में हीट फ्लो ज़्यादा होती है, बजाय जिधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है उधर कम होती है। तो ये रेशियो होता है 2/3 और 1/3, यानी 66% हीट वर्कपीस पे जनरेट होगी और 33% हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी। और इसका अगर हम रिवर्स कर दें, यानी इसको हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल दे दें और इसको वर्कपीस को नेगेटिव कर दें, तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, वो हमेशा पॉजिटिव की ओर ही जाएंगे। तो यानी अब इलेक्ट्रोड पे 66% यानी 2/3 हीट जनरेट होगी, और जो वर्कपीस पे है उस पर केवल 1/3 हीट जनरेट होगी। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अब देखेंगे आगे। इसको जैसे हमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसको ज़्यादा पिघलाना है हमें इलेक्ट्रोड को, तो इसमें हम इसे पॉजिटिव दे देंगे, इसे नेगेटिव दे देंगे। अब आर्क लेंथ हमें समझ में आ गई, इसका बेसिक प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया। पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, समझ ही आ गए होंगे। अब एसी में क्या होता है, अब ये तो डीसी में होता है कि परमानेंट सप्लाई होती रहती है, अभी आगे देख लेंगे। और एसी में क्या होता है, जितना आप पॉजिटिव में जाता है उतना ही नेगेटिव में जाता है, लेकिन उसकी एक साइकिल का सम होता है वो 1 होता है। इसीलिए बोलते हैं एसी में क्या होता है, एसी में होता है यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर और जनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क थी। अब देखते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर सोर्स
फैब्रिस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। देखो आर्क वेल्डिंग या फिर आर्क टाइप्स समझ लो। एक तो होगी स्टडी, यानी स्टडी किस में होगी, डीसी पावर सप्लाई में। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो ये सिंपली ये डायरेक्ट आ जाएगा। इंटरमिटेंट मतलब ऑक्सीलेशन की वजह से कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं कुछ टाइम के लिए, वरना नॉर्मली ये सीधा चलता है। यानी ये कोई एक रेगुलरिटी आ गई, फिर ये सीधा चल रहा था, फिर यहाँ पे रेगुलरिटी आ गई, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ, फिर यहाँ पे सीधा चल रहा है। और ये कॉन्टिन्यूअस अनस्टडी ये होता है एसी में। एसी में जितना पॉजिटिव जाएगा उतना नेगेटिव जाएगा। जो आपके घर में लाइट आ रही होती है वो 1 सेकेंड में 50 बार जाती है और आती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए उसमें ये इस टाइप से वेव जनरेट होंगी, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस लेकिन अनस्टडी। पल्सिंग डीसी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि डीसी तो सीधी सीधी जाती है, लेकिन हमको सीधी यूज नहीं होता है, तो हम इसमें पल्स कराते हैं। कई बार कुछ आर्क हमें कुछ उसके लिए यूज होता है पल्स कराने के लिए, तो कुछ मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करते हैं, तो उसमें इस टाइप से कुछ वेव्स बन जाती हैं, जो मतलब स्टडी तो होती हैं मगर फिर भी स्टडी नहीं होती हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होती हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं वेल्डिंग टेक्निक्स। वेल्डिंग टेक्निक्स मेनली 2 होती हैं। जो मूवमेंट होते हैं इलेक्ट्रोड 2 तरह से कर सकते हो। नंबर 1 लीनियर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब जैसे ये आपका बट पीस है, तो इस पर तुमने ये इलेक्ट्रोड रखा, अब इसको लीनियर वेरी करा रहे हो पीछे की ओर, मतलब इस साइड में या फिर इस साइड में लीनियरली। और दूसरा ये हो सकता है कि यही मतलब ये वर्क पीस है आपका, इस पर आपका जो इलेक्ट्रोड है इसको आप नीचे की ओर यानी सीधे दबाया जा रहे हो, यहीं पे सब मटेरियल भरता जा रहा है, इसको तुम नीचे लेके आते जा रहे हो। तो दूसरा होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड टू मेंटेन कांस्टेंट आर्क लेंथ, क्योंकि ये तो पिघलता जाएगा तो अब आर्क लेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो मेंटेन रखने के लिए इसको क्या करेंगे, नीचे के लिए लेके आएंगे। तो ये होते हैं, ये 2 बिल्डिंग टेक्निक्स होती हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग मशीन्स। अब 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कांस्टेंट करंट टाइप, इसको बोलते हैं ट्रू। दूसरी होती है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, इसको बोलते हैं लीनियर या फिर फ्लैट। अब इसको कांस्टेंट करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ग्राफ में कुछ तो वेरी हो रहा है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी वोल्टेज को चेंज करते हैं, उसके बावजूद जो करंट में हमारा वेरिएशन होता है वो बहुत कम आता है। इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि करंट जो है हमारा कांस्टेंट है। तो ये हो गया कांस्टेंट करंट, और इसका ग्राफ इस टाइप से आता है कुछ। और दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज। इसमें क्या है कि हम करंट में तो काफ़ी वेरिएशन करते हैं, उसके बावजूद वोल्टेज में बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। कई बार ऐसे इस टाइप से, क्योंकि वोल्टेज आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए ये रिलेशन दिया होगा। यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ये दिए होंगे तुम्हें सवाल में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, जब आपका करंट 0 होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो वोल्टेज आपके सर्किट में होता है उसे बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट करंट, जब उसको शॉर्ट करा दोगे तुम, यानी वोल्टेज को 0 करा दोगे, तो उस टाइम पे जो भी सर्किट में तुम्हारा करंट होगा उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अब तीसरा होता है ड्यूटी साइकिल। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जो रेशियो होती है आर्क ऑन टाइम और आर्क ऑन टाइम प्लस इडल टाइम। देखो अब 2 टर्म इसमें आई हैं, आर्क ऑन टाइम और दूसरा है इडल टाइम। तो इनको समझो क्या होती हैं। आर्क ऑन टाइम, जैसे तुम बिल्डिंग करने बैठे कि मान लो ये सबसे बस हमारा एक वर्क पीस है, इसको हमने बिल्डिंग करनी है, तो इसको हमें पलटना भी होगा और भी कुछ काम करने होंगे, और जो ऑपरेटर होता है उसकी भी कुछ और भी नीड आ गई। मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में लगातार वो बिल्डिंग करता रहेगा, कुछ सेकेंड्स आएंगे, कुछ मिनट्स वो रुकेगा भी। तो जो रुका है उस टाइम बिल्डिंग नहीं चल रही है, तो उसे बोलते हैं इडल टाइम। और जिस टाइम वो आर्क उसकी जली हुई है उस टाइम को बोलते हैं आर्क ऑन टाइम। तो आर्क ऑन टाइम और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, आर्क ऑन टाइम प्लस इडल टाइम, इन दोनों का सम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। अब इस जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा रिलेशन है जो हमारे हर एक न्यूमेरिकल में लगभग काम आता है। ये होता है आई ऑफ ट्रांसफार्मर, आई ऑफ शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, आई मतलब करंट,
वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ऑफ, ये बोला था, ओपन सर्किट वोल्टेज। इन दोनों को यही, क्योंकि ये लीनियर हुआ ना, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यही होती है ना, तो इसी के हिसाब से ये आ जाता है, ये रिलेशन हमारे यूज आएगा, आगे देखेंगे। और ये जो डिफिनेशन दी हैं, ये दी हैं अमेरिकन बिल्डिंग सोसाइटी ने, इसी को बोलते हैं AWS। तो अब वही जो हमने पीछे डिस्कस की है, अब इनके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। OCV यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, इट इज अ मैक्सिमम रिलेटेड वोल्टेज दैट कैन बी मेजर अक्रॉस टू ओपन टर्मिनल अंडर नो लोडिंग कंडीशन। नो लोडिंग कंडीशन में जो भी वोल्टेज होता है भाई मेजर करने पे आता है ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट, इट इज अ मैक्सिमम रेटेड करंट दैट कैन बी अलाउड थ्रू अ गिवन सर्किट। और DC मतलब ड्यूटी साइकिल, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच आर्क इज ऑन विदाउट ओवर हीटिंग एलिमेंट इन द वेल्डिंग मशीन। तो सीधे सीधे समझ में आ ही रहे हैं। अब देखते हैं कि जो बिल्डिंग है, जैसे हमारा ये वर्क पीस है, इसको 3D में बनाओ थोड़ा सा इस टाइप से, यानी हमें इतनी डेप्थ तक करना है और एक में वेल्डिंग हमारी इतनी डेप्थ तक की हो पा रही है, तो हमें इसे ज़्यादा करना है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टी पास कराएंगे। एक बार हमने वेल्डिंग कर ली, उसके बाद में फिर से आया घूम के, फिर हमने वेल्डिंग कर ली, फिर से आया घूम के, इस टाइप से मल्टी पास वेल्डिंग कराते हैं। अब देखो मैंने बताई थी कि दो टाइप की होती हैं, एक होती है AC और DC, लेकिन AC जो होती है वो काफ़ी वेरी करती है इस टाइप से, लेकिन DC इस टाइप से होती है। तो DC में एक स्टेबल आर्क बन जाएगा अगर आप गौर करें। तो अब हम देखते हैं कि जो कांस्टेंट करंट टाइप और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, ये हमारे पास दो टाइप थे, इसमें स्टेबल आर्क कहाँ पे बनेगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप से आता था। तो इसमें कुछ दूरी पे जो हमें वोल्टेज का रिलेशन दिया होगा उससे हम लाइन खींचेंगे, जो जहाँ पे कट करेंगे यानी IA = IT, ये यहाँ पे हमारे लिए स्टेबल आर्क मिलेगी। ऐसे कांस्टेंट वोल्टेज में भी यहाँ पे वोल्टेज हमें स्टेबल आर्क मिलेगी, यहाँ पे BA = BT हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आ गया है थैंक्स का नोटेशन। तो